हिंदुस्तान के नक्शे की आड़ी तिरछी लकीरें जब बिहार का मानचित्र खींचती हैं, तो शीर्ष पर एक नाम देखकर मुझे रोमांच सा होता है, क्योंकि वो नाम मेरा है, चंपारण। अगर भूगोल ने मुझे बिहार का मुकुट बनाया है, तो इतिहास ने अपने पन्नों में मेरा नाम सुनहरे अक्षरों से लिख रखा है। फिर चाहे वो ऋषि वाल्मीकि का आश्रम हो, लौरिया नंदनगढ़ के स्तूप हों, अशोक के स्तंभ हों, या फिर भारत की आजादी की लड़ाई का बिगुल बजाने वाला गांधी जी का नील सत्याग्रह हो, मेरा इतिहास मेरी पहचान भी है और मेरा अभिमान भी। क्यों और जगहों पर कारखाने खुलते हैं, हमारे यहां नहीं? शायद मैंने, खुद चंपारण ने इस बारे में कभी गौर से नहीं सोचा, पर आज जब मैं सोचता हूं तो यह महसूस करता हूं कि इतने सालों में हमने सिर्फ देश के लिए प्रधानमंत्री बनाए। नेहरू जी ने जिसे कहा, हमने उसको अपना वोट दे दिया। इंदिरा जी ने जिसके सर पर हाथ रखा, उसको संसद भेज दिया। अटल जी ने जिसका हाथ खड़ा करके अपना प्रतिनिधि कहा, हमने उसी को प्रतिनिधि मान लिया। लेकिन हुआ क्या? देश तो आगे बढ़ा, लेकिन हम आज भी वहीं के वहीं हैं। इतिहास गवाह है कि जिस क्षेत्र के प्रतिनिधि योग्य रहे हैं, उस क्षेत्र ने प्रगति की है। इसलिए अब समय आया है कि हम पहले अपना वो प्रतिनिधि तय करें जो हमारे बारे में सोचे और हमारे लिए विकास के नए रास्ते खोलने की क्षमता रखता हो, भले ही वो किसी भी जाति या बिरादरी का क्यों ना हो। क्योंकि अब हमें सिर्फ और सिर्फ अपने लिए सही प्रतिनिधि का चुनाव करना है। यही हमारा मकसद भी है और यही सबसे बड़ी चुनौती भी। क्या है कोई ऐसा मेरी धरती का बेटा जिसमें यह काबिलियत हो, जिसे हम अपना प्रतिनिधि बनाएं तो वो हमारे लिए कुछ कर गुजरने की क्षमता रखता हो? सवाल बड़ा है, पर घने बादलों के बीच एक सुनहरी किरण की रेखा दिखाई दे रही है, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसमें मैं अपना भविष्य देख सकता हूं। जीवन में सफल होने के लिए हर आदमी को एक सपना होना चाहिए, और मेरा सपना यही रहा है शुरू से। चाहे मैं विद्यार्थी रहा हूँ या अधिकारी रहा हूँ या किसी भी काम को करने का जो मैंने बीड़ा उठाया है, तो उसको एक्सेलेंस के साथ क्यों नहीं करूँ, उत्कृष्टता के साथ क्यों नहीं करूँ। इसीलिए लगा कि अगर पढ़ाई करनी है तो इसमें फर्स्ट क्यों नहीं आना, यदि नौकरी करनी है तो सबसे अच्छी नौकरी में क्यों नहीं जाना, यदि अच्छी नौकरी में आए तो सबसे अच्छा प्रशासक क्यों नहीं बनना, और यदि जिले की राजनीति करनी है, देश की राजनीति करनी है, तो जिस क्षेत्र से आना है वो हमारा क्षेत्र एक नंबर का क्यों नहीं बने। तो हर जगह एक नंबर बनने का, करने का एक जो सपना होता है, उसमें एक बड़ा बल मिलता है, जो बल हमेशा मेरे साथ रहा है।
जानता तो मैं उन्हें तब से हूं जब वो मेरी ही धरती पर लौरिया के नजदीक रमौली नामक छोटे से गांव में 1950 में पैदा हुए थे। माता पिता ने नाम रखा राघव शरण पांडे। सामान्य कृषक परिवार से होते हुए भी राघव जी में पढ़ने लिखने की लगन थी। रामगढ़वा हाई स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास करने के पश्चात एमजेके कॉलेज बेतिया से इंटर की परीक्षा पास की, जिसमें वो पूरे बिहार विश्वविद्यालय में अव्वल आए। उसके बाद राघव शरण पांडे ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। अपनी मेधा के बल पर पटना साइंस कॉलेज से वह भौतिकी में स्नातक हुए और देखते देखते अपनी मेहनत और लगन के बलबूते पर 20 साल की ही उम्र में भारतीय पुलिस सेवा की परीक्षा में पूरे देश में अव्वल स्थान प्राप्त किया। एक देहात का लड़का होकर के भी और एक बहुत साधारण परिवार से आकर के और इतना अच्छा किया कि मैं उसका मैंने आज तक हमने ऐसा लड़का हमने नहीं पढ़ाया। यहाँ के हम प्रिंसिपल रहे, यहाँ केमिस्ट्री के हेड रहे, लेकिन ऐसा लड़का हमको नहीं मिला। इससे पहले कि मेरा सीना गर्व से फैलता, अगले ही वर्ष उसने आईएएस की कठिन परीक्षा भी पास कर ली। मेरी छाती गर्व से फूल उठी। 1972 से लेकर आज तक राघव शरण पांडे नागालैंड और भारत सरकार के कई उच्च और प्रभावशाली पदों पर रहे। नागालैंड में जहां उन्होंने मुख्य सचिव जैसे राज्य सरकार के उच्चतम पद की शोभा बढ़ाई, वहीं भारत सरकार में शिक्षा, कल्याण, कृषि, संसदीय कार्य, इस्पात और पेट्रोलियम जैसे कई मंत्रालयों में महत्वपूर्ण पदों की गरिमा भी बढ़ाई और कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ काम किया। सन 2007 का वो दिन मेरे लिए सबसे गौरवशाली दिन था, जिस दिन देश के प्रधानमंत्री द्वारा उन्हें लोक प्रशासन में उत्कृष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया गया। आईएएस अधिकारियों में विरलों को ही दिया जाता है यह सम्मान। इतना ही नहीं, 2008 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी उन्हें यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस पुरस्कार से सम्मानित किया। अपने कार्यकाल में ही राघव शरण पांडे ने कई महत्वपूर्ण विषयों पर उत्कृष्ट पुस्तकें लिखी, जिसे काफी सराहना भी मिली। देश विदेश में हर जगह अपनी काबिलियत का झंडा गाड़ने, भारत सरकार में कई महत्वपूर्ण पदों की शोभा बढ़ाने के बाद राघव शरण पांडे भारत सरकार के पेट्रोलियम सचिव के अति महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए सेवा से निवृत्त हुए। वैसे तो हर सरजमीन की मिट्टी में ऐसे नगीने पैदा होते हैं, पर बहुत कम ही ऐसे होते हैं जो अपनी मिट्टी का कर्ज अदा करते हैं। राघव शरण पांडे उन्हीं चंद लोगों में से एक हैं। मुझे याद है 2007 का वो दिन जब कुमार बाग में स्टील प्लांट की स्थापना ने मुझ में एक नई उम्मीद पैदा कर दी थी। जानता तो राघव शरण पांडे को मैं तब भी था, लेकिन मेरी उनसे असली पहचान तब हुई जब तत्कालीन स्टील मंत्री श्री रामविलास पासवान ने नई औद्योगिक क्रांति के सूत्रपात करने वाले इस प्लांट का सारा श्रेय राघव जी को दिया। 25 सालों से बंद पड़ी लौरिया और सुगौली चीनी मिलों को जिंदा करने में भी राघव शरण पांडे के उल्लेखनीय योगदान की सराहना खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की है। पूर्व पेट्रोलियम सचिव आर.एस. पांडे के हम आभारी हैं, जिन्होंने आधुनिकतम तकनीक पर आधारित लौरिया सुगौली चीनी मिलों का निर्माण कराया है। वे सच्चे अधिकारी व सच्चे बिहारी भी हैं। यही नहीं, नरकटियागंज से अरेराज तक 78 किलोमीटर नई रेलवे लाइनें बिछाने से लेकर गैस से चलने वाली
300 मेगावाट बिजली के पावर प्लांट की स्थापना के प्रयासों में राघव शरण पांडे के योगदान को तत्कालीन मंत्री गिरिराज सिंह ने बखूबी सराहा है। उनके प्रयास से ही कुमार बाग में सेल इस क्षेत्र से होकर गैस पाइपलाइन व बौद्ध सर्किट के नाम पर रेलवे लाइन बनाने जा रहा है। अगर ये नहीं होते तो शायद लौरिया व सुगौली में SPCL नहीं होता। इस क्षेत्र के लिए वे दूसरे भगवान हैं। राघव शरण पांडे के ईमानदार प्रयासों को और अपनी मिट्टी के प्रति उनके लगाव को मेरी जनता अच्छी तरह समझने लगी है। से गरीबों के प्रति उनके अंदर संवेदना थी कि जो लोग गरीब हैं उनको भी अवसर मिले। हम आज भी उनको एक ईमानदार व्यक्ति और कर्मठ व्यक्ति के रूप में मानते हैं, जानते हैं और उनके आदर्श को हम अपनाते हैं। मिट्टी की जो खुशबू तू कैसे भुलाएगा, तू चाहे नहीं जाए तू लौट के आएगा। एक बार की बात को मैं बता दूं कि दोन के इलाके में कोई आदमी जाना नहीं चाहते हैं, वैसे जगहों पे उन्होंने जाकर के आई कैंप लगवाए और वहाँ हजारों लोग उससे लाभान्वित हुए। ऐसा सोच भी नहीं सकता है कोई जनप्रतिनिधि कि रेलवे लाइन ला दे, यहाँ रेल की लाइन बिछवा दे या कोई विस्तारवादी काम कर दे यहाँ। लेकिन RS पांडे जी अभी जनप्रतिनिधि नहीं है। इसके पहले ही जो काम कर दिखाया है लोगों को, इससे लोग क्षेत्र के लोगों को काफ़ी उम्मीद उनसे बधी है। क्योंकि इसी धरती से वो पढ़े लिखे बड़े हुए IAS बने। नागालैंड में उन्होंने सेवा किया, लेकिन अहम सेवा हम लोग का उन्होंने किया। आज फैक्ट्री चल रहा है और दोनों फैक्ट्री सुगौली और लौरिया में ये बहुत बड़ा क्रांति हुआ। किसानों के लिए एक बहुत बड़ी क्रांति हुई। सबसे बड़ी बात तो यह है कि फैक्ट्रियां तो बहुत बनी, हम लोग मीडिया के माध्यम से बहुत कुछ देखते हैं, लेकिन RS पांडे ने 14 महीना में जो लौरिया और सुगौली मिल को बना के और चलवा दिया, किसानों की बदहाली को दूर किया, यह सबसे बड़ी बात है। हॉस्पिटल में एम्बुलेंस उन्होंने दिया, स्वावलंबी बनने के लिए महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए उन्होंने सिलाई मशीन दिया। इस तरीके से दर्जनों उन्होंने सोशल वर्क जो जनप्रतिनिधि को करना चाहिए उन्होंने किया। आज़ादी के बाद से हमारे यहाँ बहुत से पॉलिटिशियन हुए, बहुत से अफसर हुए, लेकिन पांडे जी ने जो पश्चिम चंपारण को दिया वो कोई पॉलिटिशियन, कोई अफसर यहाँ के लिए नहीं कर पाया। और जो कुछ भी दिया उन्होंने वो बिना मांगे दिया। ये RS पांडे जी का ये एक ऋण है हमारे जिला पर। राघव शरण पांडे जी के देन बाटे कि आज हम लौरिया में काम करता निसन। पहले हमने के जाकर महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, बॉम्बे काम करी सन। यहाँ के लोग बहुत बेरोजगार बैठे थे, जो चीनी मिल बंद पड़ी थी, इसके इंतजार में लोग 10-15 वर्ष से सर बाहर पलायन कर रहे थे। अब यहाँ लोग अच्छे से जी रहे हैं। हम लोग का बिजनेस व्यापार अच्छा चल रहा है सर। अगल बगल के जितने भी किसान हैं सब शुगर फैक्ट्री में गन्ना भी देते हैं, जिससे हम लोग को भी फायदा होता है। हम लोग व्यापार करते हैं, जिससे वो लोग आते हैं। बहुत दुकान यहाँ का भी चलता है। ये वो बंधन है जो कभी टूट नहीं सकता। उनका जो है शिक्षा पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान है, जिससे हमारे स्कूल, यही लौरिया के स्कूल में जो है उन्होंने जो है कंप्यूटर दिया, जिससे आज जो है इस दोनों स्कूल के बच्चे बच्चियां जो हैं लाभान्वित हो रहे हैं। एक नाला बहता है, उसमें उन्होंने स्लूइस गेट लगवाया, जिससे सहुआ टाड़ में जहाँ से हजारों एकड़ ज़मीन की सिंचाई हो रही है।
और आज किसान खुशहाल हैं। हमारे चंपारण कौशलाल ने केंद्रीय व्यवस्था को भी दिशा दिया, भारत सरकार को दिशा दिया। उसमें मेरी जो जानकारी है, जब उन्होंने कृषि संभाला तो उन्होंने बागवानी मिशन करके एक व्यवस्था दिया संपूर्ण भारत को, भारत सरकार को। ये तो पूरे भारत की बात है, ये चंपारण का माने गर्व है, हम फक्र महसूस करते हैं। इसके पश्चात आप जब ये गए शिक्षा में गए तो आपने विश्व बैंक से बलात् लड़ करके आपने उस संकुल जो कि दिशा दे रहा है आज विद्यालयों को, शिक्षा जगत को संपूर्ण भारत में। इस सच से शायद मैं भी इनकार नहीं कर सकता कि आज जरूरत तो मुझे राघव शरण पांडे जैसे मेरे धरती के उन सपूतों की है जो किसी फायदे के लिए नहीं बल्कि मेरे प्रति अपनी भावना की वजह से कुछ करना चाहते हैं। राघव शरण पांडे को आईएएस की सेवा से अवकाश ग्रहण करने के पश्चात भी भारत सरकार ने उन्हें नागा शांति वार्ता संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंप रखी है। वो चाहें तो वातानुकूलित घर और दफ्तर में रहते हुए अपनी बाकी की जिंदगी आराम से गुजार सकते हैं। लेकिन आज भी वो मेरे लिए कुछ करने की कोशिश करते हैं। उन्हीं की प्रेरणा और प्रयासों से मेरे अत्यंत पिछड़े क्षेत्रों में मुफ्त नेत्र शिविर लगाने और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध कराने जैसे कई महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य संभव हो सके। अभी कुछ दिनों पहले ही कई समझदार और सुलझे हुए लोगों ने राघव शरण पांडे से यह निवेदन किया कि वो लोकसभा का चुनाव लड़कर पूरे हक के साथ मेरा संसद में प्रतिनिधित्व करें। मुझे खुशी है कि राघव शरण पांडे ने उनकी बात को तरजीह दी और उस पर सोचने का मन बनाया है। उन्हें अपने मन की बात कहते सुनकर मुझे एक बार फिर गर्व हो आया, लेकिन इस बार खुद पर कि मैंने ऐसा बेटा पैदा किया। ये सही है कि जब रिटायरमेंट के बाद मैं अपनी जगह चंपारण में ज़्यादा आना जाने लगा तो लोगों ने कहा कि अब आप चुनाव में आइए। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स चुनाव में आए हैं। तो मैंने एकाएक लगा कि ये लोग मुझे चुनाव में क्यों धकेल रहे हैं, मैं चुनावी आदमी उस तरह का तो अभी तक नहीं रहा। तो लोगों का एक ही उत्तर था कि हम लोग विकास के मापदंड में देश के औसत से बहुत पीछे हैं। हम औद्योगिकरण में बहुत पीछे हैं, शहरीकरण में बहुत पीछे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सब में काफ़ी पीछे हैं और विशाल जनसमूह है हमारा। दोनों चंपारण मिला के करीब आबादी 1 करोड़ से ज़्यादा है, जो देश की आबादी का करीब 1% है। तो हमारे बच्चों का भविष्य क्या है यदि विकास के मामले में ऐसे ही रफ्तार रही जैसे हमारी 60 साल की रही है, तो 21वीं शताब्दी के चैलेंज को हम कैसे फेस कर सकेंगे। लोगों ने ये देखा कि 2-4 चीज़ें जो दिख रही हैं चंपारण में, किसी न किसी रूप में उनसे मैं जुड़ा हूँ। तो लोगों की ये आस्था का कारण है कि लोगों ने मुझसे ये बात कही और ये सही है कि सही प्रतिनिधि की तलाश चंपारण को है और आवश्यकता है। पर मुझे डर इस बात से लगता है कि आज के राजनीतिक माहौल में क्या राघव शरण पांडे जैसे स्वच्छ छवि वाले व्यक्ति के लिए कोई उम्मीद है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी जनता जब उनके विचारों को सुनेगी और चंपारण के विकास के लिए उनके सपनों को समझेगी तो अवश्य उन्हें अपना प्रतिनिधि चुनेगी। जैसे भारत के मानचित्र में चंपारण सबसे ऊपर है, जैसे बिहार के मानचित्र में चंपारण सबसे ऊपर है, वैसे विकास के मानचित्र में भी चंपारण देश में 1 नंबर का जिला बन के रहे, ये चंपारण का सपना है। और इस सपने को पाने के लिए सही प्रतिनिधि जो पटना जाते हैं या दिल्ली जाते हैं, उनकी भूमिका बड़ी अहम है। लोग तरसते हैं कि हमारा सांसद चंपारण के बारे में कभी सांसद में वक्तव्य देते सुना भी जाता है क्या। चंपारण की ये आकांक्षा है कि यहाँ भी औद्योगिकरण हो, यहाँ भी शिक्षा हो, यहाँ भी स्वास्थ्य हो,
यहाँ भी गरीबी से मुक्ति मिले। और इसके लिए एक नहीं अनेक कार्यक्रमों को चलाना होगा और ये सब अच्छे सांसद, अच्छे प्रतिनिधि की सूझबूझ पर काफ़ी निर्भर करता है। तो सपना तो वही है कि 1 नंबर का जिला हमारा बने और उस सपने को कार्यान्वित करने के लिए जिसको सरकार की समझ हो, सरकार के विभाग कैसे चलते हैं उसकी समझ हो, कैसे बजट बनते हैं उसकी समझ हो, ऐसे लोगों की तलाश है। और इसीलिए शायद लोगों ने मुझे कहा कि आप इसमें आइए और कदम बढ़ाइए। काश ऐसा हो सके। काश मेरे बच्चे जाति और दल से ऊपर उठकर राघव शरण पांडे जैसे मेरे धरती के असली बेटे को मेरा प्रतिनिधि चुन पाएं। उनमें इतनी समझदारी हो कि वो इसे सिर्फ राजनीति से जोड़कर न देखें, क्योंकि आज राघव शरण पांडे को राजनीति की जरूरत नहीं, राजनीति को राघव शरण पांडे की जरूरत है। लोग मुझसे पूछते हैं कि आप किस पार्टी से आएंगे। मैं तो किसी पार्टी का अभी भी सदस्य हूं नहीं, लेकिन हर पार्टियों के साथ मैंने काम किया है, हर पार्टियों का घोषणा पत्र देखा है। पार्टियां अच्छी बुरी मेरे ख्याल में ज़्यादा नहीं होती, लोग अच्छे बुरे ज़्यादा होते हैं। तो जिस पार्टी से भी जाने का मौका मिला, मुझे कोई परहेज आज के डेट में किसी पार्टी से नहीं है, लेकिन जिस पार्टी से भी जाना हो ध्येय यही रहेगा कि चंपारण की शोभा बढ़े, चंपारण का विकास हो, इतनी बड़ी जनता जो पीछे है वो देश के साथ कदम से कदम मिला के चले और लोगों का सपना पूरा हो। बस इसीलिए अगर जाऊंगा तो चुनाव में जाऊंगा, इसीलिए किसी पार्टी में भी जाने का मौका मिला तो जाऊंगा। चंपारण के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य होगा कि आर.एस. पांडे जी जैसे लोग यहाँ इस ज़िले में राजनीति में आके अपना स्थान बनाएं। उससे आर.एस. पांडे जी को नहीं, इस जिले के वासियों को लाभ होगा। ईमानदार, कर्मठ और गरीबों और साधन विहीन लोगों के प्रति सहानुभूति रखने वाले इंसान को आना चाहिए, जिसमें से एक हमारे पांडे जी भी हैं। मेरे समाज में भी अब जो उठना बैठना शुरू किए हैं लोग और दुनिया के हालात को लोग समझ रहे हैं, तो निश्चित तौर पे व्यक्तित्व को चुनेंगे जो आदमी इस समाज को एक दिशा दे पाए और विकास की दिशा की तरफ ले जाए। वो एमपी के रूप में हम लोग के बीच अगर आते हैं तो उन्हें इतनी जानकारी है, इतने विभागों की जानकारी है कि किसी भी विभाग से कहीं से कोई विकास का स्रोत ला करके हम लोग के चंपारण में वो दे देंगे। जब वो एमपी नहीं थे, विधायक नहीं थे, कोई जन मुखिया नहीं थे, प्रमुख नहीं थे, जिला परिषद सदस्य नहीं थे या चेयरमैन नहीं थे, तो उन्होंने इस धरती के लिए सोचा है। अगर वो प्रतिनिधि अगर उनको ये जिम्मेदारी दे जाती है तो निश्चित रूप से इससे अधिक सोचेंगे। कोई जीत के काम करता है चुनाव, और पांडे जी ने तो जीतने के पहले ही इतना कुछ कर दिए कि अनेकों बार जीतने के बाद भी कोई नहीं कर पाया। तो हम लोग तो मतलब इस जिले के जनता उनका ऋणी है हम लोग। ये तो आपका इस धरती पर एहसान होगा यदि आप आर.एस. पांडे जी यदि चंपारण का प्रतिनिधित्व करें, वाल्मीकि नगर का प्रतिनिधित्व करने का यदि मन में जिज्ञासा है, तो ये सत्य है कि ये हम वोट दे करके हम उनके ऊपर कृपा नहीं करेंगे, बल्कि वे यहाँ का प्रतिनिधित्व करने का संकल्प लिया है, उनकी कृपा है। इस क्षेत्र और मैं और मेरे लोग, इस सभी लोग जरूरत होगी तो 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपया चंदा दे के भी आर.एस. पांडे को लड़ाएगी, वोट देगी और जिताएगी भी। यह मेरा अपना दावा है। मैं अल्पसंख्यक समाज से आता हूं, ऑल इंडिया बैकवर्ड मुस्लिम फ्रंट के मैं मेंबर हूं, और मैं सर के जो माने क्वालिटी है उससे प्रभावित हूँ ही। और सर अगर भाजपा से भी आते हैं तो मैं अपना वोट तो उनको दूंगा ही, उनका मदद मैं करूंगा ही। मैं अल्पसंख्यकों से भी अपील करूंगा कि वह सर को वोट दें, चाहे वो किसी भी दल से आए, इवन भाजपा
आज़ादी की लड़ाई में चंपारण अग्रणी रहा है और अब चंपारण की जनता की आकांक्षा है कि उसकी समस्याओं की आवाज़ संसद में प्रभावी ढंग से गूंजे और चंपारण का तेजी से विकास हो। सुना है कि सच्चे दिल से मांगी गई हर दुआ ऊपर वाला कबूल करता है। काश मेरी ये दुआ कबूल हो जाए और मेरे विकास की नई कहानी मेरा ही ये सपूत लिखे। एक नए दौर की एक नई कहानी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी